जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर आ गया हूं। बहुत ही इजी तरीका से इसमें ऑल टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, तो इसमें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। बिलियन और अनुसंख्य गुणधर्म ये चैप्टर का नाम है, सेकेंड चैप्टर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिलियन क्या है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका चीनी हो गया, चीनी एवं पानी का मिश्रण, ये क्या हो गया? एक बिलियन हो गया। ठीक है, बिलियन के दो घटक हैं, कौन कौन? एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। ठीक है, यानी बिलियन दो घटकों से बना हुआ है, विलेय प्लस विलायक से। समझ गए? विलेय क्या होता है? तो विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, जैसे चीनी एवं पानी के मिश्रण में चीनी कम मात्रा में रहता है ना, तो ये क्या हो गया? विलेय। विलायक क्या है? सॉल्वेंट। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे आपका हो गया चीनी और पानी के मिश्रण में पानी तो ज्यादा रहता है ना, तो ये क्या हो गया? आपका विलायक हो गया। ठीक है, और नोट में एक लिख लीजिए बात कि बिलियन बराबर सूत्र हो जाता है विलेय प्लस विलायक। ठीक है, बिलियन के प्रकार तो बिलियन में कोई पदार्थ विलेय और कोई द्रव विलायक रहता है, किंतु पदार्थ की कोई भी अवस्था ठोस, द्रव, गैस विलेय या विलायक हो सकते हैं। ठीक है ना। बिलियन इस तरह से 7 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। जैसे विलेय में ले लेते हैं और विलायक। तो विलेय अगर ठोस है, विलायक द्रव है, तो इसका जैसे में हम उदाहरण बता दे रहे हैं, जैसे नमक हो गया और जल, ये हो गया ना, ये विलयन जो हुआ। मिश्र धातु हो गया, इस्पात हो गया, ये सब इसका उदाहरण हो गया ठोस द्रव का मिश्रण, विलयन। ठीक है, विलेय प्लस विलायक। अब देखिए, ठोस विलेय हो गया और विलायक भी ठोस हो गया। ठीक है, तो इसका उदाहरण में आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएगा और इस्पात हो जाएगा। ठीक है, और पहला ठोस द्रव का उदाहरण में आया था नमक और जल। चलिए, ये तो बात हमको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। द्रव, द्रव, विलेय भी द्रव, विलायक भी द्रव। जैसे जल में एल्कोहल का विलय। ठीक है ना। द्रव ठोस, मतलब एक द्रव होना चाहिए विलेय, और विलायक ठोस होना चाहिए। तो सोडियम के साथ पारा, ठीक है ना, Hg का विलयन, ये आपका क्या हो गया? द्रव ठोस का विलयन हो गया। अब आपका है गैस ठोस। तो गैस में आपका जैसे पोलेडियम, पोलेडियम हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस हो गया। पोलेडियम आपका ठोस और हाइड्रोजन गैस का अवशोषण, अधिशोषण। आपका गैस विलेय और द्रव विलायक, मतलब जल में जैसे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, चाहे जल में कार्बन डाइऑक्साइड। गैस, गैस विलेय भी गैस, विलायक भी गैस। जैसे वायु हो गया आपका गैस। ठीक है ना, वायु में और भी नाइट्रोजन गैस ही होता है, गैस गैस का मिश्रण हो गया, विलयन हो गया। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। विलयन की शर्त देख लीजिए। विलयन, विलयन में अनियमित अवस्था की ओर गमन करने की प्रवृत्ति कितनी है? ठीक है, ये हमें जानना चाहिए। विलियम, विलियम लिखा गया, यहाँ पे विलियन कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, विलयन में अनियमित अवस्था की ओर, ठीक है, गमन करने की प्रवृत्ति कितनी है, ये पहला शर्त होना चाहिए। दूसरा, विलायक और विलेय के पारस्परिक आंतराणविक बलों की क्षमताएं कितनी है, ये भी होनी चाहिए। ये 2 शर्त इसका हो गया। कोई अवयव किसी दूसरे अवयव में कितना घुल सकता है, उपयुक्त बातों पर निर्भर करता है। ये सब शर्त हो गया। अब एगो अगला टॉपिक है जलीय विलयन क्या होता है। तो वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में रहता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। जैसे चीनी पानी का मिश्रण होता है ना,
तो चीनी क्या होता है, विलायक के रूप में रहता है ना। पहले चीनी क्या होता है, विलेय के रूप में, और पानी विलायक के रूप में होता है। तो विलायक के रूप में अगर पानी अगर जल मिल गया, जलीय विलयन हो जाएगा, अजलीय विलयन। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं रहता है, ठीक है, उसे अजलीय विलयन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की विधियां। भौतिक रासायनिक कार्यों के लिए किसी विलयन का सांद्रण निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, प्रतिशत के रूप में, ठीक है ना। तो इस रूप में विलेय का सांद्रण द्रव्यमान के पदों में या आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है ये जानकारी ले लीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेय में घुले हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत के सूत्र है विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुने 100। ठीक है, इस आधार पर एक सवाल देखिए, जैसे में 15 ग्राम NaCl को अगर 150 ग्राम जल में घोला गया है तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, ये निकालना है। तो बस करना क्या है, 15 ग्राम तो आपका ये विलेय हो गया ना, और नीचे विलयन होता है, तो विलयन कैसे हो जाएगा, तो विलेय प्लस विलायक, यानी ये विलेय है और ये विलायक जोड़ दीजिए नीचे। तो कितना हो गया, 15 और यहाँ पे 100 से गुना हुआ था 1500 हो गया, नीचे कितना जोड़कर 165 भाग देने पर 9.009 ये परसेंट हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया। आगे देखते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत कैसे निकालते हैं, किसी पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो उसे आयतन प्रतिशत कहा जाता है। आयतन प्रतिशत के सूत्र हो गया विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100। तो जैसे इस पर सवाल देखिए, 25 ml एथेनॉल में 200 ml जल में घोला हो तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशत निकालिए। तो 25 ml तो एथेनॉल हो गया, विलेय ऊपर हो जाएगा, और विलयन 25 प्लस 200 जोड़ के कितना आ जाएगा 225, और ये 100 से गुना हुआ 25 में, तो 2500 और भाग देने पर कितना आ गया 11.1%। ठीक है ना, ये इसका आयतन प्रतिशत निकल गया। मोलारता क्या होता है ये भी जानकारी ले लीजिए। किसी विलयन के प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलारता कहते हैं। मोलारता विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन की मोलों की, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, या फिर मोलारता का सूत्र हो गया विलेय के मोल की संख्या बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुने 1000। ठीक है, तो जैसे इस सूत्र पर सवाल एक बनाते हैं, 15 kg पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया तो विलयन की मोलारता कितना होगा। तो सबसे पहले KCl का अनुभार निकाल लेते हैं। तो K पोटेशियम का 39 हो गया और Cl क्लोरीन का 35.5 जोड़कर कितना आ गया 74.5 ग्राम। KCl का द्रव्यमान कितना दिया है 15 ग्राम दिया है दे। अब आयतन निकालना है, 1 लीटर बोला है, तब मोलारता बराबर क्या हो जाएगा, तब उसका विलेय कितना हो गया 15 ग्राम, और नीचे अनुभार जो निकाल के हमारा कितना आया था 74.5 ग्राम आया था ना, और गुने कितना 1 लीटर हो गया उसका जल में जो घोला जा रहा है विलयन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व किया गया है, और गुने 10 हो गया है। ठीक है ना, दस क्यों किया गया है यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए।
10 लगाया गया है, पॉइंट खत्म हो गया। तो यहाँ पे 150 हो जाएगा ऊपर, नीचे 745 ग्राम से ग्राम ml से ml कट गया। अब इसको जब भाग करेंगे हम तो 30/149 30/49 को भाग देने में 0.20 मोल प्रति लीटर इसका आंसर। इस तरह से आगे मोलालता क्या होता है ये जानते हैं। तो मोलालता क्या होता है, विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। अर्थात मोलालता का सूत्र बताया गया है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक के द्रव्यमान केजी में, है ना, मोल प्रति केजी, या फिर m बराबर क्या हो गया, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000 मोल प्रति ग्राम में 1000 से गुना कर दिया गया। अब इसी तरह से m बराबर क्या हो गया, बिलियन का भार बटा विलेय का अनुभार गुने विलायक का द्रव्यमान केजी में। सवाल बनाते हैं इस पर एक, तो 7 ग्राम NaCl है, जैसे 7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है तो विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो NaCl का पहले हम अनुभार निकाल लेंगे, हम कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम। NaCl का द्रव्यमान निकालेंगे 11 निकालेंगे नहीं, ये तो दिया ही है 11.7 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, तो विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे देखिए 500 ग्राम है। तो मोलालता बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपका इसका द्रव्यमान NaCl का दिया था ना, वो ऊपर हो जाएगा। अब बटा, अब ये आपका कितना, तो अनुभार NaCl के कितना आया 58.5, और इसका विलायक कितना दिया था, विलायक दिया था ना, मतलब विलायक का द्रव्यमान कितना 500 ग्राम गुने 1000, ठीक है ना, केजी को द्रव्यमान में चेंज करने के लिए। तो ये बात हमने बता दिया। अब इसको 500 से काट दिए 2 बार में 1000, और इसको 117 को हमने 185 को 5 बार में काटा तो 2/5 आया। 2/5 को भाग देने पर कितना आएगा, 0.4 आ गया मोल प्रति केजी, इसका आंसर आ गया। अब मोल प्रभाज क्या होता है ये जान लीजिए। विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या बताया गया है, ध्यान दीजिए। मान लिया कि विलयन में विलेय के मोलों की संख्या n हो गया, छोटा n, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, विलेय का मोल प्रभाज तो कितना हो जाएगा, छोटा n बटा n प्लस छोटा n प्लस बड़ा n। अब विलायक के मोल प्रभाज निकालना हो तो विलायक के लिए बड़ा n करना है, तो बड़ा n बटा n छोटा n प्लस बड़ा n, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें बताया गया है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज निकालना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे W, ठीक है, W बराबर 92 ग्राम, यानी एथिल अल्कोहल को हम W से डिनोट कर लिए, छोटा W से, ठीक है, और बड़ा W से हम जल के जो मात्रा है ना 72 ग्राम, उससे डिनोट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है दोस्तों C2H5OH होता है। इसका अनुभार को हम कितना से डिनोट कर रहे हैं, तो छोटा m से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने छोटा m से डिनोट कर दिया और इसको अनुभार निकाल रहा हूँ। देखिए इसमें C2 है, यानी कि 2 गुने कितना हो जाएगा, C का मतलब 2 है, C 2 है ना, तो 2 गुने C का मतलब कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, C गुने यानी 2 गुने 12 हो गया। और फिर क्या है H5 है, यानी कि 5 गुने 1 हो जाएगा, क्योंकि H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है। फिर आपका ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 1 गुने 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 16 परमाणु द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन 1 है, यानी कि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 गुने 1, यानी टोटल काउंट करके कैलकुलेट करके हमारा कितना आ रहा है 46 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, इसका अनुभार निकल गया, ठीक है। इसमें गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, आप इसको गुना के चिन्ह लगा लीजिएगा। देखिए अब ये एवं जल का निकाल रहे हैं, जल का अनुभार कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। जैसे कितना लिखा हुआ है H2 है ना, H2O, ठीक है।
तो 2 गुने H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। यानी कि 2 गुने 1 2, और 2 और 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी उसी तरह से हमने डायरेक्ट निकाल के लिख दिया है 18। अब यहाँ पे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। तो एथिल अल्कोहल को हमने किस चीज़ से डिनोट किया है, छोटे डब्लू से। तो छोटा डब्लू बटा छोटा एम, ठीक है। फिर नीचे भी छोटा डब्लू बटा छोटा एम, और प्लस बड़ा डब्लू बटा बड़ा एम, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पर हम इसको भर देंगे तो कितना हो गया, 92/46, और फिर 92/46 प्लस 72/18। अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, काट कूट करेंगे तो क्या ऊपर 2 बार में कट रहा है, नीचे 2 बार में, ये फिर 4 बार में, ठीक है। तो यानी कि 2/2 प्लस 4 यानी कितना हो गया, 2/6 काट के 1/3 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। AMU। अब एक और बात सीख लीजिए, कहीं ऑब्जेक्टिव में आएगा, किसी भी विलयन में विलेप एवं विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रति मिलियन भाग यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, यानी इसको हम लोग PPM बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या होता है, ये क्या होता है प्रति मिलियन भाग, किसको बोला जाता है, पूछा जाता है 2 नंबर में। तो बताना है कि किसी बिलियन के 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन के मतलब, कहने का मतलब हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख ग्राम में उपस्थित, इसमें त छूट गया है, देख लीजिएगा, उपस्थित विलेय को ग्राम में मात्रा को क्या कहेंगे, प्रति मिलियन भाग कहते हैं। और प्रति मिलियन भाग यानी कि PPM बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान गुने 10⁶, यानी कि 10 लाख। ओके। और इसका सांद्रता निकालेंगे, PPM में सांद्रता, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान और गुने 10⁶। और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक सवाल बताया गया है कि 5.8 गुने 10⁻³ ग्राम O2 समुद्री जल के प्रति kg में घुली है, तो O2 की सांद्रता PPM में ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे बताया गया है, तो PPM में सांद्रता इजकल टू क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान गुने 10⁶। यहाँ पे विलेय है, विलेय लिखा गया है मिस्टेक से, यहाँ पे विलेय कर दीजिएगा, ठीक है, ये विलेय है ऊपर। तो अब क्या हो जाएगा, विलेय कितना था भाई, 5.8 गुने 10⁻³ ग्राम था, और विलायक कितना, kg बोला था, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये नीचे विलायक और ऊपर विलेय लिख दिया, गुने 10⁶। अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, तो कैलकुलेट कर करके हमारा कितना आ रहा है, 5.8, इसका आंसर हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं विलेयता क्या होता है, ये भी जान लीजिए, विलेयता पूछ देता है 2 मार्क्स में। किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली किसी ठोस पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर देता है, उस ताप पर उस ठोस पदार्थ के क्या कहलाता है, विलेयता कहलाती है। विलेयता का सूत्र हो गया, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है। चलिए इस पर हम एक सवाल बनाते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे 1000 ग्राम जल में 200 ग्राम नमक मिलाया गया, तो इस नमक का विलेयता निकालिए। तो कैसे निकलेगा, तो विलेय कितना हुआ 200 ग्राम, अब विलायक कितना है 1000 ग्राम, तो 200 बटा 1000 ग्राम गुने 100%, यानी कि आपका इसका काट कूट करके कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, इसका विलेयता निकल गया। आगे बढ़ते हैं, संतृप्त विलयन क्या होता है, ये जानकारी ले लीजिए। तो वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर एवं दाब पर अधिक विलेय घुलाने की क्षमता नहीं रह जाती है, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप विलेय पदार्थ नहीं घुला सकते हैं, वो संतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन। और असंतृप्त इसी का उल्टा कर दीजिए, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर और अधिक विलेयता घुलाने की क्षमता रहती है, उसको असंतृप्त विलयन कहा जाता है। आगे देखते हैं, उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। आगे देखते हैं, किसी पदार्थ की विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है, पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो देखिए, किसी पदार्थ की विलेयता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, विलेय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, ताप पर एवं दाब पर, ठीक है, ये सब इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा विलेय की प्रकृति क्या होता है, ये थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए। तो कोई ठोस पदार्थ सभी द्रव में नहीं घुलते हैं, जैसे नमक और चीनी जल में आसानी से तो घुल जाते हैं, लेकिन नेप्थलीन एवं एथ्रीसीन जल में नहीं घुलते हैं। अर्थात विलेयता विलेय
की प्रकृति पर निर्भर करता है। सदृश ही सदृश को बोलते हैं। अब विलायक की प्रकृति थोड़ा जान लिया जाए। तो देखिए विलायक की प्रकृति क्या होता है, कोई विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घुलते हैं, कोई विलायक में विलेय पदार्थ घुल जाते हैं, अर्थात विलेयता विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। ताप पर देखिए, ताप पर क्या बताया गया है, किसी ठोस पदार्थ की विलेयता पर ताप का बहुत प्रभाव पड़ता है। साधारणतः ठोस पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसी ठोस पदार्थ है जिसकी विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है, घटती है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम एसीटेट हो गया इत्यादि। ठीक है, अब देखते हैं दाब पर प्रभाव क्या होता है इसका। तो देखिए इसमें दाब पर प्रभाव क्या, द्रव में ठोस पदार्थ की विलेयता पर दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि ठोस एवं द्रव असंपीडीय होता है। असंपीडीय का मतलब आप किसी चीज को अगर दबाते हैं तो नहीं दबता है, उसको असंपीडीय बोला जाता है ना, जिसमें वे दाब में परिवर्तन होने पर भी लगभग अप्रभावित रह जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया दाब पर प्रभाव। अब थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है गैसों का द्रव में विलेयता। गैसों का द्रव में विलेयता, तो ये देखते हैं। तो भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न गैसों में द्रव की विलेयता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है। जैसे ऑक्सीजन जल में बहुत ही कम मात्रा में घुलती रहे, जबकि अन्य कुछ गैस हैं जैसे CO2, HCl इत्यादि, ये सब जो है जल में घुलनशील होता है। किसी द्रव में गैस की विलेयता निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन बात पर निर्भर करती है, तो गैस एवं द्रव की प्रकृति पर, सिस्टम के दाब एवं ताप पर। ठीक है, दाब एवं ताप पर। अब चलिए हेनरी के नियम थोड़ा सा पढ़ते हैं। हेनरी के नियम भी बहुत पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको। तो इस नियम के अनुसार क्या बताएगा, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता उसके दाब के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती L हो गया। तो P क्या हो गया, गैस का आंशिक दाब हो गया। अब देखिए यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह बताया गया था, P समानुपाती L था। ठीक है, तो P अब समानुपाती का चिन्ह हटा तो कोई कांस्टेंट आएगा K। ठीक है, H लगा देता हूँ ताकि हेनरी का नियम को दर्शाएगा कांस्टेंट, और यहाँ पे कोई X ले लिया गया। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया के P बराबर H इंटू एक्स। ठीक है, तो जहाँ P क्या है, गैस का आंशिक दाब हो गया, के H हेनरी का स्थिरांक हो गया, के यानी कांस्टेंट हो गया, हेनरी स्थिरांक, H लगाया गया यानी हेनरी दर्शाएगा यह। एक्स क्या है, गैस की मोल प्रभाज होता है। ठीक है, मोल प्रभाव नहीं, मोल प्रभाज होगा, यहाँ पे प्रभाज कर लीजिएगा। ठीक है, उपयोग देखते हैं अब थोड़ा सा हेनरी के नियम का उपयोग। तो पहला देखिए उपयोग क्या बताया गया भैया, सोडा जल एवं शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा, गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की कई वायु को भरा जाता है। तनु में मिलाकर क्या किया जाता है, वायु को भरा जाता है, यानी ऑक्सीजन भरा जाता है। हमारे फेफड़ों में वायु के साथ उच्च आंशिक दाब पर उस O2 गैस उपस्थित रहती है और ऑक्सीजन रक्त के हेमोग्लोबिन बनाता है। ये सब इसका क्या कर देना है, ये उपयोग में लिख देना है। हेनरी के नियम का उपयोग इस तरह से होता है। अब चलते हैं हेनरी के नियम के, हेनरी के कुछ परिसीमाएं हैं, ये देखते हैं, कुछ कमियां हैं। यह नियम मुख्यतः आदर्श गैसें के लिए लागू होता है, ये पहला इसका परिसीमा है ना। पहला, उसके बाद बताया दाब और ताप पर न बहुत अधिक और न बहुत कम हो। ठीक है, तब ये लागू हो सकता है जब। उसके बाद दूसरा है कि गैस के विलायक में विलेयता कम हो, तब लागू हो सकता है। तीसरा, गैस के विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो। और चौथा, विलायक में घुलकर गैस संयोजन या वियोजन नहीं होता हो, संयोजन या वियोजन नहीं होता हो, तब ये नियम आदर्श गैसों के लिए लागू हो जाएगा। अब द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव के सतह पर आरोपित वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब कहलाती है। साम्यावस्था क्या कहलाती है, ये भी जान लिया जाए। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों के सांद्रण के समय के साथ साथ परिवर्ती नहीं होते हैं।
अर्थात सांद्रण स्थिर रहता है, इसे ही साम्यावस्था कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन थोड़ा जानते हैं। तो यदि शुद्ध जल में एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो समान ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब से कम हो जाता है, इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। रावल का नियम या राउल्ट का नियम तो आप सुने होंगे, चलिए बताते हैं आपको। 1886 ईस्वी में फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक रावल ने विलयन के वाष्प दाब में अवनमन और विलयन में विलेय के सांद्रण के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे रावल का नियम कहा गया, राउल्ट का नियम कहा गया, जो इस प्रकार है। किसी तनु विलयन के, ये आपको याद करना है, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, अर्थात P0 माइनस PS बट्टा P0, अर्थात N बट्टा N छोटा n बट्टा छोटा n प्लस बड़ा n। ओके, इस तरह से जहाँ पे P0 माइनस PGS माइनस P0 क्या है, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया, और n बट्टा छोटा n प्लस बड़ा n ये जो है विलेय का मूल प्रभाज हो गया, और P0 क्या हो गया, विलायक का वाष्प दाब, और PS जो है विलेय का वाष्प दाब, और P0 माइनस PS जो है आपका क्या है, तो वाष्प दाब का अवनमन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आदर्श विलयन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है जानिए। तो आदर्श विलयन क्या होता है ये जानकारी हम लोग लेंगे। तो आदर्श विलयन क्या है ये देखते हैं हम। देखिए, वह विलयन जो सांद्रता एवं ताप पर भिन्न भिन्न परासों में रावल के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। मतलब जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, भिन्न भिन्न सांद्रता एवं दाब जो होगा, माने वह विलयन जो सांद्रता एवं ताप के भिन्न भिन्न परासों पर भी राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। बहुत BBI है। अब अनादर्श विलयन क्या है, वह विलयन जो सांद्रता एवं ताप की भिन्न भिन्न परासों में राउल्ट का नियम पालन नहीं करते, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर देखिए, यह रावल के नियम का पालन करता है, यह रावल का नियम का पालन नहीं करता है। इस विलयन के अवनमन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस विलयन के आयतन में परिवर्तन होता है, इस विलयन में एंथैल्पी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस विलयन में एंथैल्पी मान में परिवर्तन होता है। ये इसका अंतर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एज़ोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है ये भी जानकारी ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए, कुछ ऐसे द्रव होते हैं जिन्हें एक विशेष अनुपात में मिलाने से कुछ विशेष अनुपात में मिलाने पर विलयन बनता है, जिसमें द्रव एवं वाष्प दोनों एक समान रहते हैं। ऐसे विलयन को एक निश्चित ताप पर उबाल कर आंशिक द्रव श्रवण विधि से दोनों अव्ययी द्रवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, एज़ोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण, एक होता है अधिकतम क्वथनांक वाले मिश्रण। अब चलते हैं, अनुशंख गुणधर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। तो विलयन की वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों के संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुशंख गुणधर्म कहते हैं। अनुशंख गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। तो विलयन के महत्वपूर्ण अनुशंख गुणधर्म कौन कौन से हैं, एक तो हो गया वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से 2-4 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो को 2 बार 3 बार शुरू कर करके पढ़ के इसको याद कर लीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन आए तो एकदम चुटकियों में आसानी से बना लीजिए। परासरण क्या होता है, तो जिस प्रक्रिया द्वारा तनु विलयन का विलायक अर्धपारगम झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्रण विलयन में प्रसारित हो जाते हैं उसे परासरण कहा जाता है। अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, वह झिल्ली जिसे विलायक के अणु पार कर जाते हैं, मतलब वह झिल्ली जिससे क्या हो जाता है, विलायक के अणु पार कर जाते हैं किंतु विलेय के अणु पार नहीं करते हैं, उसे अर्धपारगम झिल्ली कहा जाता है। परासरणी दाब क्या होता है, ये भी बहुत BBI क्वेश्चन देखिए। तो परासरणी दाब क्या होता है, तो बोला गया है कि विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन वाष्प दाब
विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे विलयन का परासरणी दाब कहते हैं। इसे पाई से सूचित किया जाता है। ये देखिए 5 नंबर में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि परासरणी दाब एक अनुसंग गुणधर्म को दर्शाता है। तो पहले हम इसका परासरणी दाब की परिभाषा बताएंगे कि परासरणी दाब निश्चित ताप पर सांद्रण एवं सांद्रण पर सांद्रण का एवं सांद्रण ताप के समानुपात, सांद्रण एवं सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात पाई समानुपाती सी हो गया, पाई समानुपाती टी हो गया। ठीक है, ताप के सांद्रण पर सांद्रण के ताप पर, ये दोनों पर क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए पहले पाई जो हो गया सांद्रता पर समानुपाती हो रहा है और एक ताप पर समानुपाती हो रहा है। तो यहाँ से एक दो समीकरण मिल गया, दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई समानुपाती सी टी हो जाएगा। और पाई बराबर यहाँ पे समानुपाती है तो कांस्टेंट आ गया, यानी सी टी हो गया, सी आर टी हो गया, जहाँ पाई और हम क्या कर सकते हैं, सी के स्थान पे एन बटा भी ले सकते हैं और आर टी हो गया। अब यहाँ पे एन क्या है, तो मोलों की संख्या हो गया, आर क्या है, गैस स्थिरांक, पाई क्या हो गया, परासरण दाब, भी क्या हो गया, आयतन। अतः परासरणी दाब मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए यह अनुसंग गुणधर्म है। ये आपका इतना बना देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आइसोटोनिक विलयन क्या होता है। तो वह विलयन जिसके परासरणी दाब एक निश्चित ताप पर समान होते हैं उसे आइसोटोनिक विलयन कहा जाता है। एक निश्चित ताप कर लीजिएगा। ठीक है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होता है ये जानिए, ये विलयन। ठीक है, विलयन। तो देखिए इसमें यदि किसी विलयन का परासरणी दाब दूसरे विलयन के परासरणी दाब से कम होता है तो प्रथम विलयन को दूसरे विलयन के सापेक्ष हाइपोटोनिक विलयन कहते हैं। ठीक है, और द्वितीय विलयन को पहले विलयन के सापेक्ष क्या कहेंगे, हम हाइपरटोनिक विलयन कहेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेना इसको। उल्टा परासरण क्या होता है ये जानकारी लीजिए। ठीक है, यदि विलयन पर बाहर से दाब आरोपित कर परासरणी दाब से अधिक कर दिया जाए तो परासरण ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होने लगेगी, परासरण के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होने लगेगी। यही प्रक्रिया उल्टा परासरण कहलाता है। ठीक है ना, याद हुआ। यदि विलयन पर बाहर से दाब आरोपित कर परासरणी दाब से अधिक कर दिया जाए तो परासरण के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होने लगती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उल्टा परासरण कहलाएगा। अर्थात विलयन का विलायक अर्धपरागम झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगता है, किंतु विलयन में घुले हुए लवण झिल्ली को पार नहीं करता है। ओके, ये देखिए नीचे चित्र बनाया गया है, इसको बना लीजिए। इसका उपयोग समुद्री जल को लवणहीन करके शुद्ध पेय पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कथी में करेंगे, समुद्री जल को लवणहीन बना करके शुद्ध पेयजल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसका भैया, तो उल्टा परासरण का प्रक्रिया। परासरणी दाब के नियम देखिए, लिख लीजिए। तो इसके 3 नियम है। प्रथम नियम वाइल वान ठॉफ का नियम भी बोला जाता है इसको। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरणी दाब विलयन के सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती सी। ठीक है, या इसको हम पाई बड़ा समानुपाती 1/v लिख सकते हैं। समीकरण 1 लिख लिया। अब चलते हैं दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरा नियम क्या बताया गया है दोस्तों, द्वितीय नियम है चार्ल्स वान ठॉफ नियम। क्या नियम बताया गया कि स्थिर सांद्रण पर विलयन की परासरणी दाब परम ताप के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती टी। समीकरण 2 मान लीजिए। तृतीय नियम है एवोगाड्रो वान ठॉफ नियम। किसी विलयन का परासरणी दाब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात कहने का मतलब पाई समानुपाती n हो गया। अब हम तीनों को जब समीकरण 1, 2, 3 को करेंगे, मिलाएंगे तो पाई समानुपाती क्या हो जाएगा, n/t/v। और यहाँ जब समानुपाती के सिंबल हटेगा तो क्या हो जाएगा, r/n/t/v। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको v को उधर भेज देंगे तो यानी पाई v इक्वल टू nRT हो जाएगा, जहाँ r एक नियतांक हो गया। चलिए, अब क्वथनांक क्या होता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वही कहलाता है क्वथनांक। अब क्वथनांक उन्नयन क्या होता है ये भी जानकारी ले लीजिए। तो क्वथनांक उन्नयन, किसी विलायक में कोई विलेय
यानी अवाष्पशील मिलाने पर विलायक के क्वथनांक बढ़ जाने की प्रक्रिया को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। विलेय वाष्पशील विलेय अवाष्पशील विलायक शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना, नोट में याद रखिएगा। अब क्वथनांक उन्नयन के लिए रावल के नियम देखिए। इसके लिए रावल के 2 नियम लिए गए हैं जो इस प्रकार है। क्वथनांक उन्नयन के लिए रावल के नियम 2 गो है। पहला नियम है किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोलरता के समानुपाती है, यानी डेल्टा टीबी समानुपाती सीएम, ठीक है। यानी डेल्टा टीबी बराबर केबी सीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन हो गया, सीएम जो है आपका विलेय का सांद्रण हो गया। दूसरा नियम है यदि भिन्न भिन्न पदार्थों के समआण्विक मात्राएं एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में अलग अलग होती जाए, बोली जाए नहीं, होती जाए, यहाँ पे होती जाए तो सभी विलयन का क्वथनांक उन्नयन बराबर हो जाता है। ओके, समाण्विक है यहाँ पे। ये इसका दूसरा नियम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक उन्नयन से आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो मान लिया कि किसी विलायक के बीजी छोटा बीजी में एक विलेय एजी कैपिटल है जी घुला है, तो विलेय का एक एजी घुला है तो विलेय का अनुभार m है, तो विलेय का मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बीजी विलायक में विलेय के A/M मोलो उपस्थित हो गया। तो 1000 में अगर देखा जाए तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो A गुने 100/M गुने B हो जाएगा, मोल की उपस्थित हो जाएगा। अतः विलायक का सांद्रण मोलरता अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, A गुने 1000/M गुने B, ठीक है। मोलरता हो गया ना, यहाँ पे 1000 था ना, तो ये 1000 गुना में मतलब इधर उधर किए तिरछा तिरछी गुना करके हमने छोटा m का मान बताया आपको, ठीक है। अब देखिए तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इन सीएम जो है आपका, डेल्टा टीबी क्या है, केबी गुने ए गुने 1000/m गुने बी, ये हो गया। तो m इक्वल टू क्या हो गया, 1000 डेल्टा टीबी गुने ए केबी गुने A/B, ठीक है। यहाँ पे A जो है आपका छोटा है विलेय का ग्राम में भार हो गया, और B जो है विलायक में का ग्राम में भार हो गया, और छोटा m जो है विलेय का आणविक द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब हिमांक क्या होता है ये भी जानकारी ले लीजिए। हिमांक क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में बदल जाए, माने कोई द्रव अवस्था है द्रव से ठोस अवस्था में बदल जाए, उसको हिमांक कहा जाता है। हिमांक का अवनमन क्या है ये भी जानिए। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर उसके हिमांक ताप में कमी आ जाती है, जिसे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक अवनमन के रावल के नियम, इसके 2 नियम है जो इस प्रकार है। पहला नियम, किसी विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोलने पर हिमांक का अवनमन विलेय पदार्थ के मोलरता के समानुपाती होते हैं, यानी कि डेल्टा एफ समानुपाती सीएम। दूसरा नियम क्या है, विभिन्न पदार्थों को सम आणविक मात्राएं यदि एक ही विलायक में की समान मात्रा में घोल दिया जाए तो हिमांक का अवनमन भी समान हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा नियम हो गया। अब चलते हैं हिमांक अवनमन के समीकरण देखते हैं। तो हिमांक मान लिया कि किसी विलायक में बीजी ग्राम में किसी विलेय का एजी ग्राम घोला जाता है, तो विलेय में आणविक द्रव्यमान m है, तो विलेय की मोलों की संख्या A/M हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से निकाला गया। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। विलायक में किसी विलेय के A/M मोल उपस्थित हैं। 1000 विलायक में किसी विलेय के A गुने 1000/M गुने B मोल उपस्थित हो जाएंगे। अतः विलयन का सांद्रण CM बराबर क्या हो जाएगा, A गुने 1000/M गुने B। हिमांक के अवनमन के लिए रावल के नियम से डेल्टा क्या है, TF इक्वल टू KF गुने CM। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF गुने 1000 नहीं A गुने 1000/M गुने B, यानी m का मान निकालेंगे तो कितना आ गया, KF गुने A गुने 1000 डेल्टा TF गुने AB हो गया। ये इसका समीकरण आ गया, ठीक है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है
ये विलयन के अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सी से कम हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? हिमांक का अवनमन। तीसरा क्वेश्चन है, जल में एबी यौगिक घुलाने पर वह पूर्णतः संयोजित होकर Ab2 अणु के रूप में बदल जाता है, तो हिमांक का अवनमन विधि से ज्ञात इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो 400 हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल टाइप पर है, जब बताया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं, विलायक के कौन होते हैं? अणु, ये निकल पाते हैं। निम्न जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.0 Mn2SO4। ठीक है। अगला है, निम्न में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4। अगला क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन -0.186 डिग्री सी पर जल जम जाता है। KF और KB के मान क्रमशः 1.86 और 0.572 है, तो क्वथनांक का उन्नयन कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0.0512। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, 1 मोल चीनी में चीनी के विलयन को हिमांक और नमन 1 मोल NaCl के विलयन में हिमांक का अवनमन से होता है, क्या होता है? कम होता है। अगला है, ACl तथा H2O के एजोट्रोपिक मिश्रण से होगा, तो 22.2% HCl। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हों तो विलयन का मोलरता कितना हो जाएगा? तो 0.25 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में अगर 34.2 ग्राम चीनी घोलकर मोलर सांद्रता क्या होगा? घोला गया है तो उसका मोलर सांद्रता क्या होगा? तो 0.5 होगा। असंतृप्त या शुद्ध जल का मोलारता क्या होता है? कितना होगा? 55.56 मोल हो जाएगा इसका मोलारता, मोल। ठीक है, 55.56 मोल शुद्ध जल का मोलारता। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आगे अगले चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन पूरा टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।